उन्होंने बोला तू नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने सोचा एक बार देखते तो है, ऐसे थोड़ी होता कि नहीं कर पाऊंगा। यदि एक इतनी सी मिस्टेक हुई तो क्या पता कितने लोगों की जान जाने की संभावना हो सकती है। मत क्या आप जानते हैं कि एक लोको पायलट हजारों लोगों की जान लेकर चलता है। एक लोको पायलट की सैलरी से ज़्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आज हमारे साथ है असिस्टेंट लोको पायलट अशोक, जो मेरे बुआ जी के लड़के हैं। ठीक है, और हम दोनों ने प्रिपरेशन एक साथ शुरुआत की थी और अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है। इनसे हम पूरी जर्नी जानेंगे, इनकी पूरी स्ट्रेटजी स्ट्रगल कैसा क्या रहा। इनकी एज अभी 24 साल है। 24 साल की एज में इन्होंने नौकरी ली और लगभग 5 से 6 साल का इनका संघर्ष रहा। 2016 में इन्होंने 10th पास किया था। उसके बाद इन्होंने 10th पास करने के बाद आई टी आई की। 2018 में कंप्लीट हो गई। 2018 में आई टी आई कम्प्लीट, और उसी उसी 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम आया था। ग्रुप डी का एग्जाम इन्होंने दिया था, उसके अंदर इनके 62 नंबर थे। उसमें तो इनका हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। और वो मेरी लाइफ की पहली एग्जाम थी। हाँ। और अशोक भाई सिक्कर के रहने वाले। अशोक अपने बारे में बताओ, तो कहाँ के क्या रहने वाले हो? तो मैं सीकर का रहने वाला हूँ। सीकर में श्री माधुर पड़ता है, जो रिंगस खाटू श्याम जी का नाम सुना होगा, उसी साइड में पड़ता है। और तो आपके जो ग्रुप डी की दी थी उसमें क्या 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 हुआ? ग्रुप डी में मतलब वो मेरी लाइफ की पहली एग्जाम थी, तो उस टाइम में इतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया था और मुझे नॉलेज भी नहीं था कि कैसे क्या एग्जाम होता है। वो मेरी फर्स्ट एग्जाम थी, तो मैं उसी टाइम समझ पाया था कि कैसे होता है, क्या भीड़ होती है एग्जाम हॉल में, क्या कैसा महसूस होता है। तो उस टाइम में थोड़ा घबराया हुआ भी था, लेकिन मैंने तैयारी तो की थी, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं कर पाया था और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम में। अशोक की एलपी की जर्नी जानने से पहले मैं आपको स्ट्रगल जर्नी बताता हूँ अशोक की, क्योंकि मैंने इससे बारीकी से देखा है शुरुआत से। अशोक की मम्मी है, अशोक की फैमिली बिल्कुल पुअर फैमिली मान सकते हो आप। अशोक की मम्मी नरेगा का काम करती थी, पापा इसके चाय की दुकान का काम करते, भैया इसके टाइल मार्बल्स का काम करते हैं। मतलब कि पूरी पुअर फैमिली, आप समझ सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, बहुत ही खत्म कंडीशन। और अशोक ने काफी स्ट्रगल किया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, जब अशोक ने 10th क्लास के अंदर जो आईटीआई की थी ना, उस टाइम पे इसकी मम्मी ने आईटीआई करवाई थी। नरेगा में जाती थी मम्मी। नरेगा में आपको पता है महीने के डेली के 150 रुपये 200 रुपये मिला करते थे। उसके अंदर मम्मी ने पहले 100 रुपये मिलते थे उस टाइम में तो। 100 रुपये मिलते थे डेली के। हम्म। तो मम्मी ने अपने दम के ऊपर अशोक को नरेगा में जाना, और फिर कैसे पैसे अरेंज करने का, ध्यान की जाना, खेतों में काम करना, ऐसे अपनी मजदूरी कर करके मम्मी ने अशोक उस टाइम पे आईटीआई करवाई। और बाकी एग्जाम वगैरह और भी तैयारी करते थे इसके। फिर उसके बाद शुरुआत की तो मम्मी ने करवाई, फिर उसके भैया का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। सब कुछ बताएंगे आपको आगे चलने में। और ऐसे अशोक तैयारी करता रहा। जो इसके पापा चाय वगैरह की दुकान लगाते थे, तो दुकान पे चाय का काम भी करना, समोसे वगैरह की दुकान लगाते थे पापा। जो जीर्ण माता जी का मेला लगता है, मेलों में जो दुकानें होती थी, दुकानों पे काम करना, गन्ने की मशीन लगाना कभी कभार खर्चे पाने के लिए। जो कैटरिंग का काम होता है, वो कैटरिंग का काम भी किया हुआ। मतलब कि एक इंसान जो 24 साल की एज है, 24 साल की एज में जिस बंदे ने बहुत कुछ देखा है अपनी जर्नी में। मतलब कि जो चार 4-5 साल रहे हैं शो के, उस जर्नी में शोक ने अपने लाइफ के बहुत सारे लेसन सीखे हैं। ठीक है, कि लाइफ में लोग आते हैं और कौन लोग साथ देते हैं, कौन लोग साथ नहीं देते हैं, पैसों की कमी कहाँ पे हमें फील करवाती है अपनों का, हर चीज़ समझ सकते हो आप। ठीक है, आप भी इस दौर में चल रहे होंगे, लेकिन आप अशोक से इस वीडियो से ये सीख के जाना कि अगर आप हारते नहीं हो, लगातार मेहनत करते हो और खुद पे विश्वास रखते हो ना, तो आप भी एक दिन जरूर सफल होंगे। ठीक है। और अशोक की जैसी जर्नी मेरी रही है। मेरे भी मम्मी पापा नहीं थे और मैंने भी सिलेक्शन लिया, लेकिन ये सब चीज़ें कैसी हुई, एक पॉजिटिव माइंडसेट। अशोक की मेरी जब भी बातें हुआ करती तो मैं इसे हमेशा मोटिवेट करता था कि भाई पढ़, एक दिन सब कुछ होगा, पढ़ता रहे, लगातार पढ़ता रहे। ठीक है, हर चीज़ पॉसिबिलिटी है अगर आप मेहनत करते हो सही डायरेक्शन में। अगर अशोक को 4-5 साल बर्बाद हुए हैं ना, तो उसका वजह एक ही है, सही डायरेक्शन नहीं होना। ठीक है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां होती है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है तब। ठीक है। एएलपी यंगेस्ट राइडर। एएलपी यंगेस्ट गाइडर यूट्यूब चैनल है, और उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करें, तो वहाँ पे अशोक आपको गाइड करेगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको भटकने नहीं देगा वहाँ पे। ये जब भी इसको टाइम मिलेगा, वहाँ पे वीडियो वगैरह लाता रहेगा, तो आप इसे फॉलो कर लेना। ठीक है, जो भी आपके डाउट होते हैं, क्योंकि ये चाहता है कि जो इसने स्ट्रगल करके आया है ना, वैसे आप भी अगर स्ट्रगल करें तो ये आपकी कुछ ना कुछ मदद कर पाए। तो इससे आपका फायदा होगा। अगर आप चाहते हो तैयारी सीरियस हो, तो जुड़ सकते हो। अब बात करते हैं अशोक से कि एएलपी के अंदर इसका पूरा प्रोसेस क्या रहा था। तो अशोक आप मुझे बताओ कि एएलपी में पूरा प्रोसेस क्या है? एलपी में 3 स्टेज में एग्जाम होती है। सबसे पहले CBT 1 का एग्जाम होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और 60 मिनट होती है। उसमें मतलब आप 15 गुने बच्चों में सिलेक्ट हो जाते हो। उसके बाद में CBT 2 की एग्जाम होगी।
सीबीटी 2 की एग्ज़ाम होगी तो उसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में एग्ज़ाम होते हैं। पार्ट ए के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 90 मिनट मिलेगी। जैसे ही 90 मिनट कंप्लीट हो जाती है तो फिर पार्ट बी तुरंत उसी टाइम ओपन हो जाएगा, बीच में कोई रेस्ट नहीं मिलेगा। और उसमें ट्रेड का पार्ट बी में ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें 75 क्वेश्चन आएँगे और आपको 60 मिनट मिलेगी। वो मतलब जैसे ही टोटल टाइम हो जाएगा एग्ज़ाम से 12, जैसे पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी और आप बाहर आ जाएँगे। उसके बाद में उसमें से 7 से 8 गुना मतलब बच्चे लेंगे, उनमें मतलब आप साइको के लिए एलिजिबल हो। साइको टेस्ट में मतलब 7 से 8 गुना बच्चे साइको में बैठेंगे, वहाँ से फिर 1 गुना बच्चे लेके जाएँगे जिसमें इन्फॉर्मेशन में भी दिया हुआ है कि 1:1 बच्चे लेंगे। तो जैसे मतलब उनका डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो डीवी लिस्ट आएगी। उसके बाद में अगर कोई वेटिंग लिस्ट है तो वो रेलवे के ऊपर है कि आगे निकालना है या नहीं निकालना है, लेकिन निर्देश में 1:1 ही दिया है कि 1 गुना बच्चे लेने हैं। जैसा कि आपने बताया कि पहले इसका सीबीटी 1 एग्ज़ाम होता है, तो सीबीटी 1 एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? सीबीटी 1 के एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसमें साइंस, मैथ और रीजनिंग तो कॉमन है। हाँ, और उसमें मेन 10 क्वेश्चन है जो उन पे आप ध्यान दो या मत दो। 10 क्वेश्चन में जैसे करंट अफेयर हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमिक हो गई, करंट अफेयर में जैसे कोई भी नया जो हो रहा है मतलब प्रेजेंट में हो रहा है वो हो गया। और मतलब जो भी ऐसे दो दो एक एक क्वेश्चन मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उन पे अच्छा। आप नहीं भी ध्यान दोगे और मेजर आप मैथ, रीजनिंग और साइंस को कवर कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि स्कोरिंग उसमें पास मार्किंग है, 15 गुना बच्चे हैं तो जो नॉर्मल भी पढ़ेगा वो आराम से सीबीटी 1 पास कर जाएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस है। हाँ, और मैथ रीजनिंग में तो मतलब नंबर कटने ही नहीं चाहिए। साइंस तो आप सीबीटी 1 में यदि कम भी पढ़ते हो तो, और साइंस का कोई भरोसा भी नहीं है कि रेलवे की साइंस बहुत अच्छी आती है। चाहे आप डॉक्टर डिग्री करके आ जाओ तो भी ग्रुप डी का एग्जाम में साइंस करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। बाकी फिर जो आपने सीबीटी 2 एग्ज़ाम बताया 15 गुना पास कर लेते हैं सीबीटी 1 में, जो से सीबीटी 2 एग्ज़ाम होता है। सीबीटी 2 में आपने बताया कि 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, हम्म। जिसके 2 पार्ट है, ठीक है? 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में, तो उन 100 क्वेश्चन कौन-कौन से सब्जेक्ट के आते हैं? उसमें एक तो मैथ के आएंगे पार्ट ए में, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और साइंस हो गया। साइंस में भी मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, केवल फिजिक्स फिजिक्स आती है। अच्छा, तो साइंस में फिजिक्स हो गया, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई। उसके अलावा एक सब्जेक्ट और है जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के नाम से जाने जाते हैं। उसके पहले हमारे टाइम मतलब 40 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 50 क्वेश्चन आने के चांस है उसके। तो बाद में हम पार्ट बी की बात करें तो उसमें ट्रेड के 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मतलब ट्रेड से रिलेटेड हो गया और एनवायरनमेंट से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और हमारी मतलब जो ट्रेड लगी थी उसमें एक दो क्वेश्चन मैथ से भी देखने को मिले थे जो ट्रेड में नहीं आने चाहिए थे, तो शायद इस बार सुधार होगा तो 75 क्वेश्चन की ट्रेड होगी। उसके बाद में जैसे आप सीबीटी 2 कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद भी आपकी जॉब कन्फर्म नहीं है, उसके बाद में आपको साइको देने के लिए जाना होगा। जो 8 गुना बच्चों में आ जाओगे उसके बाद में जब साइको में जाओगे तो उसमें 8 गुना बच्चे साइको जैसे ही पास कर लेते हैं उसके बाद में 1 गुना बच्चों के लिए लिस्ट निकाली जाएगी आपके लिए। उस 1 गुना बच्चों में आपकी डीवी डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डीवी डेट दे देंगे। जैसे मतलब हर बार ऑफर लेटर आता था, लेकिन अब की बार हमारे लिए ऑफर लेटर भी नहीं आया, ना ही कोई ज्वाइनिंग लेटर, जैसे ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर वो नहीं आया है। ऑनलाइन हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजा गया था, उसी के बेस पे हम गए थे डीवी के लिए। ये जो एग्ज़ाम है सीबीटी 1, इसके अंदर आपने मैथ पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी, तो ये किस तरीके से पढ़ते थे? यानी कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट टीचर कौन-सा है आपकी नज़र में? रेलवे एग्जाम के लिए बताऊं तो एक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं जा सकते हम, कि आप ऐसे सोच रहे हो कि एक ही प्लेटफॉर्म से सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, ये संभव नहीं है। कि आप एक एक प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म केवल एक टीचर के लिए चलता है। और एक टीचर जैसे मैथ से कोई टीचर है उसके मैथ की क्लास अच्छी है तो वो सभी सब्जेक्ट को लपेट रहा है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो यदि मैथ के लिए पढ़ना है तो आप साहिल सर से पढ़ सकते हो जैसे मैंने पढ़ा था। और साइंस के लिए पढ़ना है तो साइंस तो रेलवे में एनसीईआरटी से आती है पूरी, लाइन टू लाइन देखने को मिलेगी। और एनसीईआरटी की बुक से आप कवर कर रहे हो और यूट्यूब पे एनसीईआरटी ट्यूटोरियल चैनल है जहाँ से पूरी बुक कंप्लीट कराई जाती है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कैरियर व्हील के अंदर, कैरियर व्हील जो प्लेटफॉर्म है उसमें बरत से रीजनिंग है। मतलब वो उसका तो आप बैच भी नहीं लोगे और यूट्यूब से भी कर लोगे तो यूट्यूब पे मतलब बैच चलते हैं फ्री में, वहीं से आपकी पूरी रीजनिंग तैयार करवा देंगे। भरत सर रीजनिंग के नाम से चैनल है यूट्यूब पे। ये चीज़ें आप डिटेल में बारीकी देखना चाहते हो तो उनके चैनल पे ये प्रॉपर एक-एक चीज़ के ऊपर इन्होंने वीडियो बना रखी है और बना देंगे धीरे-धीरे, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको हर चीज़ बता देंगे। जो इसका ट्रेड टेस्ट होता है, तो ट्रेड टेस्ट के लिए आपने कहाँ से तैयारी की थी? ट्रेड टेस्ट के लिए मैंने सीकर से तैयारी की थी। सीकर में सक्सेस सेंटर के नाम से कोचिंग है, जो इंजीनियरिंग राम निवाजी सर द्वारा संचालित किया जाता है। उन्हीं से तैयारी की थी। मतलब 2022 में मैं टेक्निकल के एग्ज़ाम के लिए 2022 में पहली बार गया था।
तो पहले मुझे विश्वास नहीं था कि मैं ट्रेड ऐसे इतने अच्छे से तैयारी कर पाऊंगा। मतलब आईटीआई में तो इतनी पढ़ाई नहीं होती थी हमारी। जब 2022 में वहां जाके मैंने तैयारी की तो मैं जेवीएनएल का एग्जाम दिया था 2022 में। उसमें एक नंबर से बाहर हो गया था, क्योंकि उसमें मैंने गलती भी की थी। मैंने राजस्थान जीके नहीं पढ़ा था, उसमें राजस्थान जीके का बहुत पार्ट था। मतलब ट्रेड आ गया और सेकंड पार्ट राजस्थान जीके का था, लेकिन मैंने अच्छी खासी तैयारी की फिर भी राजस्थान जीके के एक नंबर से फिर भी मैं बाहर हो गया था। लेकिन टीचर ने बोला इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी ट्रेड अच्छी हो गई है तो आप एलपी के लिए एलिजिबल हो। मतलब पार्ट भी है वो अच्छे से कवर कर लोगे। और नॉन टेक मेरा पहले से अच्छा था। नॉन टेक में मैंने सीकर में टॉपर टॉपर के नॉन टेक के लिए मैं सीकर में टॉपर आया था। मतलब टेस्ट हुआ था, क्लास टेस्ट, उसमें मतलब फर्स्ट आया था और मुझे सम्मानित भी किया गया था वहाँ पे। बस मेरी केवल ट्रेड अच्छी नहीं थी, तो ट्रेड के लिए वहाँ से तैयार हो गया था। और मैं बस मैं एलपी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही फॉर्म आएगा मैं भर दूंगा। लेकिन 2018 के बाद में एलपी का कोई फॉर्म नहीं मिला था देखने को। मतलब रेलवे में तो कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। जैसे कोरोना लग गया था बीच में 19-20 में। कोरोना लगने के बाद में थोड़े दिन में टेक्निकल से जो भी एग्जामें आती थी, डीआरडीओ की हो गई, सीपीआरआई की हो गई, और भी मतलब टेक्निकल से रिलेटेड डीआरडीओ के अलावा सेप्टम 10 में सेप्टम 11 में ये देने लग गया था। उसके बाद में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। सीपीआरआई में मैं पॉइंट 40 से बाहर हो गया था। और डीआरडीओ में तो मतलब उसमें परसेंटाइल स्कोर होता है, 120 क्वेश्चन का मतलब पेपर होता है, उसमें से 93 नंबर थे, तो उसमें तो मैं बहुत दूर था। उसके अलावा मैं और भी जेवीएनएल दिया, उसमें एक नंबर से बाहर हो गया था, तो टेक्निकल में नहीं हो पा रहा था मेरा। फिर मैं थोड़ा हताश हो गया था, फैमिली प्रॉब्लम भी थी, पापा की तबीयत खराब हो गई थी, मतलब ब्रेन हेमरेज होने से उनको मतलब हॉस्पिटल में 1 महीने रुकना पड़ा था मुझे। मतलब 15 दिन तो वो आईसीयू में रहे, तो मेरी पढ़ाई पूरी छूट गई थी, तो मैं हॉस्पिटल में रहा। मतलब फिर सीकर छोड़ के मुझे घर पे रहना पड़ा था, मुझे सीकर छोड़ देना पड़ा वहाँ से। सीकर छोड़ देने के बाद में घर से मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी मतलब पैसों की प्रॉब्लम होने से मैं भैया के साथ काम पे चला गया। फिर वहाँ पे मतलब टायलों में मजदूरी भी की मैंने। मजदूरी करते थे वहाँ पे, मैं पत्थर काटना सीख गया था। पत्थर काटते काटते मैंने 1 महीने तक एक एक मकान का काम कंप्लीट किया। फिर मैंने भैया से बोला भैया मैं पढ़ना ही चाहता हूँ। फिर प्राइवेट प्राइवेट बैंक में भी काम किया है भाई ने? कितने महीने कितने प्राइवेट में काम? मैं 4-5 महीने प्राइवेट बैंक में काम किया। मैं भैया से मतलब ये बोल के आ गया भैया मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं होने के कारण मैं बैंक में चला गया कि पैसों की प्रॉब्लम था, मैं वैसे बैठ भी नहीं सकता। जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं तैयारी के लग जाऊंगा। प्राइवेट बैंक में गया, मैंने जॉब की अच्छी खासी, मतलब ऐसे काम चल जा रहा था मेरा। लेकिन जैसे ही 2024 में वैकेंसी आई ये एलपी की, मैं वहीं से फॉर्म, मतलब बैंक में बैठा बैठा मैं खुद ही फॉर्म भरा था, कहीं भी नहीं गया। फॉर्म भरते ही जैसे ही मेरा मंथ कंप्लीट होगा, मैं सैलरी देके रिजाइन देके तुरंत आ गया था। फिर मैं अपनी तैयारी के लग गया था। उसके बाद में मतलब बहुत ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था पढ़ने के अलावा। और फैमिली तो इतनी खराब स्थिति में थी, तो मेरे पे मतलब पूरा भार आ गया था। अब अकेले भैया है, पापा कमाने वाले नहीं है, पापा के ब्रेन हेमरेज होने के कारण घर पे ही रहते हैं। तो भैया का मतलब पूरे घर को संभालना, ईएमआई भी है भैया की और भी है, और खर्चे भी आते हैं त्योहार वगैरह के। आप जो बहाने बनाते हो ना कि हमारे घर में फैमिली कंडीशन ऐसी है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, ये प्रॉब्लम्स आपको मोटिवेट करने के लिए आती है, आपको मनोबल बढ़ाने के लिए आती है। अगर अशोक की लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती ना, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो ये कभी इतनी मेहनत नहीं करता। इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो इसे एक मोटिवेट करने का काम करती थी। इसे पता था पापा बीमार रहते थे, पापा के पैसे लग रहे हैं, मम्मी काम पे जाती है, भैया काम कर रहे, भैया कैसे कैसे भी करके पढ़ा रहे हैं। इसके भैया का भी इसकी जर्नी में बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, मम्मी से जितना बना, मम्मी ने बहुत मदद की भैया से, भैया तो हर स्टेज पे इसके साथ थे। लास्ट टाइम में भैया नहीं संभाला मुझे। हाँ, लास्ट टाइम पे भैया ने अच्छी तरह संभाला, चाहे कर्जा करके पैसे लगाने पड़े, लोगों से कर्जा किया 2-3 लाख रुपए, जितने पैसे लगे उन्होंने रिस्क लिया कि होगा जो देखा जाएगा, फाइनल में हो ना हो, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया कैसे भी करके, इसके लिए हर हर वो दाव किया, और आज उस मुकाम पे ये खड़ा है। तो अभी ट्रेनिंग में भी ऐसे मतलब उधार लेके मेरे ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में सैलरी नहीं मिलती है। तो अभी भी मतलब कैसे उधार करके मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन जैसे सैलरी आने चालू हो जाएगी तो परिस्थिति ठीक होने लग जाएगी। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये या आप ये समझो इसकी तो बढ़िया सैलरी होने वाली है लोको पायलट में, सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन जो इसने परिस्थितियां देखी है ना पिछले, उन परिस्थितियों से लड़के आया ना, उसका उसे फल मिलेगा। आगे जाके बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है इसके, बहुत कुछ लाइफ के मजे ही मजे हैं। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो सरकारी एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसके क्या क्या फायदे, बहुत सारे रेलवे के अंदर है, तो रेलवे के अंदर तो आप सबको पता है क्या क्या सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं। सैलरी क्या रहने वाली है आपकी इसके अंदर? सैलरी स्टार्टिंग में मतलब ट्रेनिंग बेस पे तो अभी 32-32 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो 60-70 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगी।
मतलब 50 से 70 के अराउंड हो जाएगी। और उसके वो बाद मतलब एएलपी, सीनियर एएलपी से हम एएलपी बन जाएँगे जैसे टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में, तो लोको पायलट की फिर अलाउंस ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। हाँ, तो 1 लाख प्लस होने हो जाएगी सैलरी। अलाउंसेंस जैसे-जैसे इसकी सर्विस होती जाएगी, अलाउंसेंस बढ़ते जाएँगे और हर साल इंक्रीमेंट लगता है, सैलरी कभी घटती नहीं है, सैलरी हमेशा बढ़ती रहती है, हर साल सैलरी बढ़ती है। अब मुझे ये बताओ कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि साइको टेस्ट के लिए कहाँ पे प्रिपरेशन की थी? उसमें होता क्या-क्या है? उसके बारे में बताओ साइको टेस्ट के बारे में डीपली। साइको टेस्ट में ऐसे साइको में आपको अब किसी से पूछो कि साइको कैसे होता है तो आपको डराया जाएगा पहली बात। तो उसमें डरने वाली तो कोई भी मुझे ऐसी बात लगी नहीं, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो। क्यों मैं जब मतलब स्टार्टिंग में किसी से पूछा था जो पहले दे दे लिए थे टेस्ट साइको का, तो उन्होंने बोला तू नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने सोचा एक बार देखते तो है, ऐसे थोड़ी होता कि नहीं कर पाऊँगा। जैसे मैं मतलब पूछा किसी को कि कहाँ पे जाना चाहिए, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप जयपुर जाओ, एनके क्लासेज है। तो मैंने जैसे ट्राई किया तो वहाँ पे मतलब बहुत बच्चे थे। तो मुझे नहीं लगा था कि वहाँ मैं अच्छे से समझ पाऊँगा, पहली बार जा रहा हूँ। और फिर जैसे मैं सीकर तैयारी करता था तो वहाँ सर से बात करा कि सर मुझे साइको के लिए जाना है, तो उन्होंने मुझे अजमेर के लिए बताया। जहाँ मतलब और भी बच्चे पढ़ गए, पहले लोग पायलट बन चुके हैं। फिर मैं वहीं पे सर के कहने पे अजमेर चला गया, जहाँ पे मतलब 50-50 का बैच चलता था। और यहाँ जयपुर में है मतलब एक साथ में ही 500-600 बच्चों का बैच एक साथ चल रहा है, तो वहाँ समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, ऐसी बात नहीं है। समझने वाला समझ ले, लेकिन मेरी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं अजमेर चला गया। वहाँ 50 बच्चों का बैच चलता था। 6-7 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, टोटल कोर्स मतलब 10 दिन का होगा आपका। साइको में इतनी है, एक एक बार समझने के बाद में आपको खुद प्रैक्टिस करनी रहती है उसमें। 5 कौन-सी बैटरी टेस्ट होता है इसमें। कौन-सी कोचिंग से की थी ये? अजमेर में है, कैरियर विजन क्लासेज के नाम से है। जैसे आप गूगल से सर्च करोगे या इंस्टाग्राम से करोगे कैरियर विजन, आपको दिख जाएगा अजमेर के नाम से। हाँ, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या साइको टेस्ट में जब आपका टेस्ट होता था, हुआ क्या था इसमें? साइको में ये एक सोचने समझने के लिए है कि आप कितनी जल्दी तुरंत डिसीजन ले पाते हो या नहीं ले पाते हो। इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। जैसे मतलब आप इंजन चला रहे हो तो कोई भी मतलब सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो आपको मतलब कैसे रोकना है, ट्रेन को जल्दी से रोक पाते हो या नहीं रोक पाते हो, कितनी जल्दी आप डिसीजन ले पाते हो। यदि आपकी सोचने समझने की शक्ति कम है तो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाओगे और उसमें एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। सिर्फ कहने का मतलब ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे कि आपके सामने कोई सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में आप कैसे काम करते हो, तुरंत मतलब कैसे। कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स दे पाते हो उस हाँ, स्थिति के लिए। उसके बेस पे हो गया आपके आपका दिमाग कितनी फास्ट काम करता है। ये आपका साइको के अंदर होने वाला है। अब आप मुझे थोड़ा ये बताओ कि आपने एएलपी का टारगेट कब बनाया था? कब डिसाइड किया था कि मेरे को फाइनली एएलपी की प्रॉपर तैयारी करनी है? एलपी की प्रॉपर मैंने मतलब 2022 में जैसे जेवीएनएल की एग्जाम दिया था, तो मतलब ऐसे कंफर्म हो गया था कि मैं जॉब लग गया हूँ। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो मैं 1 नंबर से बाहर हो गया, तो मैं थोड़ा हताश हुआ। लेकिन फिर टीचर ने हमें समझाया कि कोई बात नहीं, हो गया तो अब जैसे आपकी ट्रेड अच्छी है, नॉन टेक पहले से मेरी अच्छी थी, मतलब नॉन टेक में मैं टॉपर था वहाँ पे। तो उसके बाद में सर ने बोला तुम एएलपी की एग्जाम देना, उसमें मतलब ट्रेड आपकी अच्छी है, कोई बाहर करने वाला नहीं है। तो मैं उनकी बात मान के बस एएलपी का वेट कर रहा था कि जब भी वैकेंसी आई मैं भरूँ, लेकिन 2018 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो 2022 में सर ने बोला कि वैकेंसी अभी तक तो आई नहीं लेकिन आने वाली है जल्दी। तो मैं सर के कहने पे इंतजार कर रहा था, लेकिन 2 साल तक फिर भी कोई वैकेंसी नहीं। लेकिन 2024 में वैकेंसी आई। पहली बार 2018 के बाद में वैकेंसी आई थी रेलवे की। 2018 के बाद में पहली बार आने के बाद मैंने फॉर्म लगाया और उसी टाइम से मैं जर्नी में लग गया था कि अब मुझे लगना ही है इसमें। और मेरा पूरा फोकस उसी पे था, फिर मैं और एग्जाम छोड़ दिया था जैसे राजस्थान की है, एसएससी की है, उनमें नहीं घुसा था। पूरा फोकस मेरा रेलवे रेलवे पे था। आपको इस बात से एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, आप हम जब भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम अलग-अलग टारगेट करते हैं, हम 10 तरह के एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं। लेकिन हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा आपको मछली की आँख दिखनी चाहिए, ठीक है? मछली की आँख दिखनी चाहिए, आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस होता है, उन एग्ज़ाम के आप फॉर्म भरो, ठीक है? एग्ज़ाम दो। लेकिन हमेशा एक ही मछली की आँख दिखनी चाहिए आपको, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आपका अलग-अलग टारगेट होगा तो आप भटक जाओगे, किसी का सिलेबस कैसा होगा, किसी का सिलेबस कैसा होगा, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो स्टडी करते टाइम डेली रूटीन क्या रहता था? बच्चे बोलते हैं भाई रात में पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए। कब पढ़ते थे आप? देखो डेली रूटीन में तो कोई मतलब टाइम तो फिक्स नहीं होता है। जैसे आप टाइम फिक्स करके चल रहे हो ये तो मतलब कोई मतलब वो नहीं है। 8 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, उसमें मतलब वो मैटर नहीं करता है। सबसे पहले तो आप टारगेट बनाओ पूरे दिन के टारगेट क्या है। जैसे टारगेट बनाओगे तो उसमें आपके दिमाग में से मतलब क्लिक होता रहेगा, ये टारगेट मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। टारगेट बना के पढ़ाई करनी है आपको। जब आप टारगेट बना लेते हो तो आपको पूरा
पता रहेगा कि आज मेरे पूरे दिन में सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है। पूरा दिमाग पे एक रोड मैप बना रहता है। सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था आपको? सबसे टफ सब्जेक्ट मुझे जीके लगता था। तो जीके मतलब मैं पढ़ता था, लूसेंट को बहुत बार पढ़ा, याद भी क्या, ऐसी बात नहीं है। ग्रुप डी के लिए मतलब लूसेंट से पढ़ना अच्छा है, मतलब लूसेंट में अच्छा जीके दिया हुआ है। तो मुझे ये सबसे टफ लगता था। और एएलपी और टेक्नीशियन में जीके बिल्कुल भी नहीं आता, जैसे नाम मात्र के 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर जगह से। तो मैं जीके को इतना मतलब जीके को इतना ध्यान नहीं दिया। मैं मैथ, रीजनिंग, साइंस इन तीन पे ज्यादा ध्यान दिया। स्कोरिंग सब्जेक्ट ही वही थी आपके एग्जाम में? हाँ, मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से मतलब नंबर कटने के बहुत कम चांस होते वो हैं। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। हाँ। और मैथ को कैसे क्या प्रिपेयर करना है उसके ऊपर भाई वीडियो बनाई देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँ मैथ वगैरह के लिए, तो मैथ के ऊपर प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपकी कमजोर है तो टीचर के साथ साथ सवाल बनाओ डेली, 30 से 40 50 सवाल प्रैक्टिस डेली करो। ठीक, अच्छे से चीजें पढ़ो, टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बुक से हमेशा जरूर सवाल लगाओ। ठीक है, बुक से सवाल लगाने के बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, टेक्स्ट बुक वगैरह के ऊपर। इस तरीके से फिर आप अपनी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लगेगी। एक एक तो एक टॉपिक मैथ को जैसे परसेंटेज पढ़ते हो, चाहे आपको 10 दिन लग जाए, 10 दिन तक उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद दूसरे टॉपिक पे जाओ। एक चैप्टर के आप कम से कम 150 से 200 सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब जाके आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी, जब जाके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी आपकी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे मैथ और रीजनिंग के अंदर, उतनी आपकी स्ट्रांग होगी। यही राज है मैथ और रीजनिंग के अंदर, सारा प्रैक्टिस का खेल है। और आप मतलब रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के टीचर से पढ़ने की कोशिश करो। जैसे आप हाँ, एसएससी के टीचर से रेलवे के मतलब ऐसे करते हो कि रेलवे भी पास हो जाएगी, एसएससी पास हो जाएगी, इन सब में मत पढ़ो। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के टीचर से पढ़ो, रेलवे कर रहे हो तो रेलवे के, क्योंकि इनमें क्वेश्चन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ। रेलवे के क्वेश्चन उठा के देखना और एक बार एसएससी के देखना, बहुत रेल अंतर मिलेगा। रेलवे एग्जाम्स के लिए साहिल खंडेलवाल सर है, उनको फॉलो कर लेना, वो बढ़िया बढ़िया टीचर है। हाँ, वो भी मैथ के लिए बताऊंगा मैं केवल, और हाँ। किसी के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर ड्यूटियाँ क्या क्या रहती है? आपकी ड्यूटी क्या रहती है एएलपी की? इसमें जब तक हम एएलपी पे रहते हैं, मतलब लोको पायलट नहीं बन जाते हैं, जैसे उसमें 3 4 साल का टाइम पीरियड रहता है। मतलब उसमें सीखना ही है हमें पहले तो। हमें मतलब लोको पायलट को वॉच करना है कि वो क्या क्या करता है, कौन से सिस्टम को कब काम करना है, सिग्नल आ रहा है तो क्या करना है। जैसे ग्रीन सिग्नल है, रेड सिग्नल है, तो मतलब कॉल आउट बोलते हैं हमारे। जैसे हम बोलेंगे, बोल के बताएंगे लोको पायलट की, मतलब लोको पायलट साहब आगे रेड सिग्नल है, ये बोल के बताना है, कॉल आउट करना है, इसको ये बोलते हैं। जैसे स्टेशन पे जा रहे हैं तो स्टेशन मास्टर से ऑल आउट करना, जैसे झंडा दिखा रहे हैं, रात के समय में बैटरी दिखा रहे हैं, ये एलपी की ड्यूटी होती है। कितने आवर्स ड्यूटी होती है इसकी? इसकी मतलब रेलवे में 8 से 9 घंटे ड्यूटी रहती है, और इससे यदि आपको एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं तो फिर किलोमीटर के हिसाब से आपको अलाउंस मिलेंगे। और इसमें भी लिमिट है कि 12 घंटे से ज़्यादा नहीं करा सकते हैं, फिर रेस्ट लेना ही जरूरी है आपके लिए, और वो रनिंग रूम में आपको रेस्ट करने भेज दिया जाएगा। हाँ, अगर ज़्यादा ड्यूटी करेगा, लंबी ड्यूटी करेगा तो फिर नींद होती है, थकान होती है, फिर ट्रेन चला रहा है भाई, ट्रेन चलाएगा मतलब एक एक छोटी सी गलती आपका एक्सीडेंट करा सकती है, हज़ारों लोग, हज़ारों मौतों क्यों? का। एलपी की ड्यूटी मतलब बहुत बहुत फैमिलियों को लेकर चलती है, यदि एक इतनी सी मिस्टेक हुई तो क्या पता कितने लोगों की जान जाने की संभावना हो सकती है। मतलब कि आप समझ सकते हो एक ट्रेन के अंदर कितने लोग बैठे होते हैं, अगर नींद की झपकी आ गई, सो गया ट्रेन चलाते चलाते, तो गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से रेस्ट वगैरह प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। अगर ड्यूटी थोड़ी कई कई बार ट्रेन वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो किलोमीटर के हिसाब से आपकी सैलरी एक्स्ट्रा आती है, आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। इस वजह से एलपी के अंदर सैलरी लोगों को एक्स्ट्रा मिलती है, क्योंकि कई बार देखते हो आप ट्रेनें वगैरह लेट हो जाती है, खासकर जो कोहरा होता है, कोहरे के टाइम पे ट्रेन ज़्यादातर लेट होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या सुविधा देखने को मिलती है, जैसे जो भी सुविधा एलपी में आपके लगने के बाद? सुविधा लगने के बाद अभी तक हम बताए तो आपको मतलब ट्रेन में आने जाने में पास मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जैसे हम अभी एलपी है तो हमें थर्ड एसी तक अलाउ किया गया है, सेकंड एसी फर्स्ट एसी का नहीं किया। मतलब हम जा सकते हैं उनमें, लेकिन हम मतलब वहाँ कोई मतलब ऐसे ऑब्जेक्शन कराए तो हम बाहर भी आना पड़ सकता है। लेकिन थर्ड एसी तक हम अपने पास से बुक करवा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें, सिम कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिलेगी जो हमारे पास रहेगी पर्सनल। ये उसको मतलब फैमिली में देना नहीं चाहिए वैसे तो, मतलब अलाउ नहीं करते फैमिली में देना, आपके पास ही रखना है। कि वैसे देना चाहो तो दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुद के लिए रखना है उसको, सिम को। एक सिम लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगी, उसमें रिचार्ज वगैरह खुद का होता है, गवर्नमेंट का होता वो है? गवर्नमेंट का होता है, उसमें फ्री है। अच्छा। रिचार्ज, नेट चलाओ, बात करो, कोई रिचार्ज नहीं है। और एक बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी? हाँ, उसमें मतलब 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं, चाहे आप कहीं भी पढ़ा रहे हो तो 2 बच्चों तक पैसे देगी सरकार, यदि ज्यादा होते हैं तो उसके लिए अलाउ नहीं है। जीएचएस कार्ड की सुविधा मिलती है आपको, जिसके अंदर आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी अपनी फैमिली का इलाज करवा सकते हो, ये हाँ, गवर्नमेंट की स्कीम ये है। मतलब रेलवे का हॉस्पिटल ही होता है, वो रेलवे का हॉस्पिटल में फ्री होता है मतलब इसमें।
ऐसे काफ़ी सुविधा है जिनसे आपको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एलपी की तैयारी करें या रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, तो उन्हें आप क्या गाइड करना चाहोगे आगे के लिए? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप मतलब रेगुलर अच्छे से मतलब ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन होके मतलब टारगेट बना बना के अपनी तैयारी करते रहिए। मतलब बार बार नहीं भटकना है, जैसे मैं अलग अलग एग्जामों में भटक रहा था, बिल्कुल भी नहीं भटकना है। मतलब कॉन्सिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहो। ऐसे मतलब जैसे एक एक साल तक आप अच्छे से तैयारी कर लिए बिना कोई डिस्टरबेंस के, तो अच्छे से जॉब निकल जाएगी। इसमें मतलब इतना जोर देने वाली भी चीज़ नहीं है, इसमें जीके का पार्ट भी नहीं है और भी नहीं है। केवल साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट की स्कोरिंग है, इन पे आप ध्यान दो। सीबीटी 1, सीबीटी 2 में सेम सिलेबस है, कोई अलग सिलेबस नहीं है। टेस्ट की और साइको की और तैयारी करनी है। बस एक ही हाँ, चीज़ ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, रेगुलरिटी मेहनत करो और बस स्मार्ट वर्क करो। और इस स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो आप अशोक भाई को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? वो आपको आगे की पूरी जर्नी में पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, more अपडेट के लिए। जय हिंद, जय जय भारत।